आज हम सभी लोग पूरे देशवासी आज़ादी का दिवस मनाते हैं, लेकिन आपको क्या पता है इस आज़ादी के लिए कई कुर्बानियाँ हुई। और जब बंटवारा हुआ देश का, तो किस तरीके के साथ अपना दर्द अपना परिवार समेट के लोग पाकिस्तान से भारत पहुँचे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने इस बंटवारे के दर्द को सहा, किस तरीके के साथ एक कहते हैं ज़िंदगी की पटरी पर अपनी लेकर आए और इस मुकाम पर पहुँचे उस बंटवारे के दर से कि वो केंद्रीय मंत्री से लेकर एमपी तक रहे। लेकिन इस सफ़र को कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, उस दर्द को किस तरीके से सहा, वो चीखें, वो पुकार, वो सन्नाटा, वो पास पड़ी लाशें, बहुत सारी चीज़ों का दर्द लेकर वो पहुँचे। हरमोहन धवन का हम जिक्र कर रहे हैं। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी जो उनकी अर्धांगिनी हैं, उन्होंने इस दर्द को भी सुना, समझा और उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए सत्येंद्र धवन मौजूद हैं। मैडम से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके के साथ वो बंटवारे के दर्द को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पे। थैंक यू। मैम, जानना चाहते हैं वो दर्द, वो कहानी, जो वो बंटवारे का समय, अक्सर हम जिक्र तो करते हैं हम, लेकिन वो उस समय में वो चीज़ें कैसी थी सर, किस किस उम्र में थे, कैसे शुरुआत हुई। देखो, धवन जी तो उस टाइम 7 ईयर ओल्ड, 1940 का उनका बर्थ है। बट ही वेरी विविडली, बहुत आराम, सब कुछ उनको एक नक्शे की तरह याद था उनके माइंड में। तो वो कहते जब ये सारा शोरगुल शुरू हुआ 47 में, तो मतलब उनको इतना सीरियस नहीं लगा। रहते घर में थे मगर आवाज़ें सुन लेते थे इधर से उधर से। तो मुस्लिम उनके आसपास काफ़ी रहते थे एंड दे वर वेरी फ्रेंडली उनके साथ, नेबर्स के साथ। तो वो आकर बताते थे, अभी नहीं, जिस दिन उन्होंने बताया भाई आपको आज चले जाना चाहिए यहाँ से, तो मेरे मदर इन लॉ बताते थे भाई इट वाज सच अ हार्ड डिसीजन, कहाँ क्या रखें, कैसे पैक करें, एवरी थिंग दे पैक्ड एंड सो नाइसली एंड दे थॉट दे विल कम बैक आफ्टर दीज रॉयट्स आर ओवर। बट दोज आर ऑल ओवर। कहते आग लग रही थी, शूटिंग चल रही थी, तलवारें लेकर घूम रहे थे। तो उसी दिन ही रख के वो सारा कुछ, सिर्फ अपना थोड़ा गहना और कपड़े थोड़े से। 3 बच्चे थे। धवन साहब वॉज द सेकंड चाइल्ड, बड़ी बेटी थी, एक और छोटा गोदी में था उनके बेटा। तो वो टांगे वाला मुस्लिम, उसी ने उनको बैठाकर टांगे में वो उनको छोड़ कर गया रेफ्यूजी के रास्ते में। मुस्लिम्स ने पुकारा है, कहते हमें, वो धवन साहब को याद है। तो वो कहते थे काफिर हैं, काफिर बैठे, तो कहते वो आगे से देता था, नहीं 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 अपने आदमी हैं। तो वो लेकर जाकर रेफ्यूजी कैंप में, टूवर्ड्स द पाकिस्तान साइड रेफ्यूजी कैंप था, वहाँ छोड़ कर आए। तो वहाँ इतने लोग थे, इतने कहते भूख, और इतने लोग बीमार, दर्द, चीखें वहाँ भी। तो ये छोटे से थे, ना खाने को कहते प्रॉपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। तो वहाँ उनको पता चला भी हेलीकॉप्टर से ऊपर से खाना गिरा रहे हैं। तो ये धवन साहब और इनकी बहन भाग कर गए, पास में ही रेलवे लाइन थी, इंजन था, स्टीम इंजन होते थे तब। तो वो कहते जब भी मैंने ऐसे हाथ ऊपर किए रोटी पकड़ने के लिए, तो कहते मेरे स्टीम सारी हाथ पे, वो अभी तक भी एक निशानी थी उनकी। हमेशा सबको दिखाते थे भाई ये पार्टीशन की निशानी है मेरे ऊपर, ये वहाँ का। तो वो जब आप आए तो फिर गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में भी मारपीट, कत्लेआम था। तो बड़ा डर लगता था भी अभी हमारे वही कंपार्टमेंट में ना वो आ जाए। किसी तरह कर कराकर वो अम्बाला पहुँचे। अम्बाला में धवन जी की बुआ थी। तो वो कहते अम्बाला में खड़े लोग ना पुकार रहे थे नाम ले लेकर, भाई सोमनाथ, मेरे फादर इन लॉ का नाम सोमनाथ जी हैं, इस गाड़ी में उतर जाएं, यहीं आ जाएं हमारे पास। तो वो कहते उनके घर ठहरे, तो कुछ भी नहीं था पास में। वो बुआ के घर में रहे हम सब थोड़े दिन। फिर वो कहते मेरी माँ ने अपने कंगन दिए, वो बेचकर उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा राशन ख़रीदा, और वो ही राशन सड़क के किनारे पे लेके बैठ गए बेचने के लिए।
वो कहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ पर फतेह जंग सियालकोट में, रावलपिंडी में। तो उनकी बजाजी का मतलब कपड़े की दुकान थी, बहुत अच्छा काम था, इतना बड़ा घर था। तो ये कहते मैं बड़ा हैरान होता था, भाई ये हालात कब ठीक होंगे, ये सब कब होगा। कहते मैं बहुत ही परेशान सा रहता था। तो कहते एक दिन कहते वो कहते मेरे को मतलब मैंने देखा उनके फादर इन लॉ रो रहे थे, तो ये काम भी ज़िंदगी में एक दिन करना पड़ेगा हमें। तो कहते मैं भी जाकर पास में बैठ जाता था उनकी हेल्प कराने। एंड कभी भी कोई मकान उनको, कोई मुस्लिम फैमिली जो वोकेट कर गई थी वहाँ से, वो जब भी देखते थे भी वहाँ घर खाली है, दे यूज़ टू रन एंड ऑक्यूपाई दैट हाउस। बट जाते कई बार देखना ऑलरेडी वहाँ कोई बैठ गए हैं हिंदू फैमिली। तो ऐसे करके दो चार दिनों के बाद वो कहते एक मकान खाली मिला जिसमें ये बैठ गए, और वो मकान फिर इनके पास ही रहा। तो ऐसे करके बड़ी मतलब धवन साहब की ज़बानी सुनकर तो मुझे बहुत आता था। उन्होंने बड़ी मुश्किलें देखी, और ये मुश्किलों ने शायद उनको इतना पक्का कर दिया था ज़िंदगी में कि वो, उनके दिमाग में डर नहीं था किसी भी बात का, हर बात में रिस्क ले लेते थे, और जो मन में डिटर्मिनेशन था वो बात करते थे। अगर उन्होंने बिजनेस पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी के बाद यही होता है प्रोफेसर लगेंगे, वो कहते थे नहीं मैं बिजनेसमैन बनूंगा। मैं बिजनेसमैन का बेटा था, क्योंकि उनके फादर को फिर एक राशन डिपो अलॉट हो गया, एक घर और मिल गया वहाँ पे नए जो बनाए होंगे। तो ऐसे करके वहाँ वो पढ़ते रहे हैं। उन्होंने की 12th पास करके फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में 1960 में आई, बीएससी बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो इवन आई आल्सो जॉइंड, वी वर क्लास फेलोज एंड वी न्यू ईच अदर, सो वी स्टडीड टुगेदर। एमएससी के बाद मैं तो अमेरिका चली गई फॉर माई पीएचडी, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। तो धवन साहब ने यहीं ज्वाइन कर ली थी पीएचडी। तो देन आई केम बैक आफ्टर 3 years एंड ही सेड जॉब नहीं करनी मैंने, somehow or the other from the zero he started his business, tractor parts, and he इतने अच्छी इंडस्ट्री 2-3 उन्होंने बड़ी फैक्ट्री लगाई। ही वॉज अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट। और एक और उनका ख्वाब था, भाई मैंने, बहुत शौक़ था उनको खाने का, तो कहते मैंने ऐसा रेस्टोरेंट खोलना है शहर में जिसके बराबर कोई नहीं होगा। तो मैंने हंसती रहा, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है ये तो काम, क्वालिटी से बढ़िया खोल लोगे। कहते क्वालिटी क्या है। देन ही ओपन महफिल, एंड एवरीबडी नोज़ अबाउट महफिल हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने कैसे हमारा महफिल रेस्टोरेंट वाज गॉट सो पॉपुलर इन। एंड एक उनकी और बहुत बड़ी विश थी जो मुझे बड़ा अफसोस लगता है पूरी नहीं कर पाए। उनका था, बार बार कहते थे एक बार मैंने अपने गांव में जाना है, वापस जाना है, वहीं फतेह जंग में वहीं घर देखना है, वही स्कूल देखना है, उसी सड़क से उसी रास्ते से चलकर मैंने जाना है। बट समहाउ ही couldn't do it, his wish. मैम ये लंबा सफ़र था, अगर उस समय का जिक्र किया जाए जब पाकिस्तान, जब वो बंटवारा हुआ, उस समय वो चीज़ें हुई, तो वो कितना भयंकर था। वो चीज़ें भी आपसे वो जिक्र करते थे, वो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कैसे मुश्किलातें थी वहाँ, लाइफ कैसे थी, कैसे रहा, वो ज़रूर हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। रिफ्यूजी कैंप में से जब तब थे, उससे तब पहले तो भी रिफ्यूजी कैसे चीज़ें थी उनकी। उनके उससे पहले जो थोड़े दिन, एग्जैक्टली तो नहीं उन्होंने बताया कितने दिन, मगर जब ये शोर डला तो कहते इतना डर था, चीखों की आवाज़ें आती थी, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ, कभी हमने कोई दरवाजे बंद करने, कोई विंडोज़ बंद करनी, भाई हमारे अंदर कोई आ ना जाए अंदर से। तो मगर कहते हमें बहुत ज़्यादा हौसला दिया उनके नेबरहुड में जो मुस्लिम रहते थे। वो कहते थे नहीं बाबूजी, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। एंड ये आखिरकार वो दिन कहते आ ही गया व्हेन दे हैड टू मूव, एंड इट वाज रियली
आई मीन वी वो सोचते हैं कितने अच्छे भाईचारा, कितना अच्छा प्यार से लोग रहते थे। ये सब बातें वो कहते हैं ये पॉलिटिकली हुई हैं, वो तो यही कहते थे। रह अब भी कहते हम लोग वहाँ रह सकते थे, मुस्लिम से बड़े आराम से हमारे साथ रहते थे। कहते हमारी तो ये तो बच्चे थे, बड़े भी होकर ये कहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बंटवारा किया गया, किस लिए किया गया, जो सब लोग बड़े आराम से प्यार से एक दूसरे से रहते थे। बट दोज आर रियली हॉन्टिंग मेमोरीज फॉर हिम। एंड मैं तो चलो 4 साल की थी 47 में, मेरे को इतना नहीं याद, थोड़ा थोड़ा यही याद आता है भी मेरे फादर ही वोंट लेट अस गो आउट। कहते थे आप लोगों ने नहीं जाना, हम तो इधर पंजाब में ही थे, बरनाला के पास पोस्टेड मेरे फादर। बट धवन साहब की बातें सुनकर आई रियली फेल्ट भी कितने दुख तकलीफ़, कितने हॉरिफिक टाइम से ये लोग गुजरे, आकर सेटल होना भी कितना मुश्किल है। मैं सोचती हूँ जितनी जो ताकत जोश इन लोगों में था जो उधर से आए हैं, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी है जो उधर से आई है। बड़ा सबने आकर अच्छे सेट हुए, धवन साहब के चाचा ताया सब अच्छे बिजनेसमैन सेट हुए आकर। राजनीति सफर बहुत अच्छा रहा है हाँ सर। जी। राजनीति में कैसे गए सर? राजनीति में तो सर को पहले तो ही बस सो बिजी। In 1970 he started his business, and then 1976 में वो इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए इमरजेंसी के बाद, तो यहाँ से कृष्ण कांत वो जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन यहाँ से जनता पार्टी की टिकट पर। दैट टाइम धवन साहब समहाउ वो बड़ा, उन्होंने इमरजेंसी को भी बड़ा बातें सुनते थे, बड़ा सीरियसली लेते थे बातचीत। तो उनको था बड़ा दुख था भी ये इमरजेंसी किस लिए लगाई गई है, चाहे हमारे बिजनेस पर नहीं इतना फ़र्क पड़ा था, बट ही यूज़ टू फील इट, ही यूज़ टू फील फॉर पीपल, मतलब जिनको ऐसे ही करा गया। तो 76 के जो इलेक्शन हुए उनमें उन्होंने कृष्ण कांत जी की हेल्प करी। कृष्ण कांत जी हमारे घर भी आते थे, मुझसे कृष्ण कांत की भी मैंने मीटिंग करवाई। तो slowly he got inducted. In 1980 he became the president of the Janata Party of Chandigarh UT. एंड उस समय जो चंद्रशेखर जी एक लीडर ही थे, प्राइम मिनिस्टर तो वो बाद में बने हैं। तो वो समहाउ धवन साहब की नेचर भी उनको अच्छी लगी, और उनको भी देखो ही वॉज वेरी क्लोज, आई मीन धवन साहब वॉज वेरी क्लोज टू चंद्रशेखर जी and other leaders also. And so जब भी चंद्रशेखर जी आते थे हमारे घर में ही आते थे सीधे, प्राइम मिनिस्टर भी बनने के बाद भी वो यहीं पे ही आते थे। तो 84 का इलेक्शन धवन साहब ने जनता पार्टी का टिकट मिला किया, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक, तो ही लॉस्ट इट। बट इनका नाम बन गया शहर में भी, क्योंकि इन्होंने काम करने शुरू कर दिए थे लोगों के। 89 में के इलेक्शन में ही वन दैट इलेक्शन बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से। एंड देन तभी सरकार भी बनी चंद्रशेखर जी की। तो देन ही वाज अपॉइंटेड सिविल एविएशन मिनिस्टर, एंड ही डिड ए लॉट फॉर दैट मिनिस्ट्री। बड़ी सीरियसली, जैसे अपना काम है ना ऐसे समझ के, जैसे बिजनेस चलाते हैं ऐसे चलाते थे, बहुत सीरियसली ना ईच एंड एवरी थिंग। आई मीन मैंने उनको इंटरेस्ट लेते देखा है। एंड वन थिंग आई मस्ट से, धवन साहब उनके जितना क्लीन पॉलिटिक्स किसी ने नहीं करी होगी। सच ट्रांसपेरेंट क्लीन, मतलब एक भी पैसा, इतने ऑनेस्ट थे। पीपल अपने काम कर निकालने के लिए ऑफ़र करते हैं, बट धवन साहब को तो वो भी किसी की हिम्मत नहीं थी बोल जाए, क्योंकि एवरीबडी न्यू इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन।
इवन आई आल्सो बिलीव। जब वो बने थे एमपी, मैंने कहा था जी हमारा बड़ा अच्छा काम है, कोई ऐसा पैसा, कहते कभी भी ऐसा पैसा नहीं आएगा घर में। सो दैट इज़ अ थिंग विच आई एडमायर्ड हिम द मोस्ट। मोस्टली ये जो पावर होती है ना, करप्ट कर देती है लोगों को, बट धवन साहब का एक फंडा था, ही ऑलवेज यूज टू सी पावर इज़ अ टूल टू सर्व द पीपल, स्पेशली द डाउन ट्रोडन। उन्होंने वो दौर देखा था, कहीं ना कहीं इसका भी असर था जब वो रिफ्यूज़ी कैंप में थे, जो बचपन के दर्द थे वो चीज़ें थी, तो उनको लगा कि शायद राजनीति का वो अक्सर जिक्र करते थे कि वो भी बहुत बड़ा कारण था कि वो इतने अच्छे राजनेता रहे। शायद उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया शुरू में, अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते देखा, फैमिली पेरेंट्स करते तो बच्चे भी साथ में हो जाते हैं, इसीलिए उनको जो भी हासिल करते थे उसकी बड़ी उनको अहमियत थी, बड़ा सीरियसली लेते थे भी मैंने ये काम करना है तो करना है, ऐसे नहीं है। मतलब जैसे उनको था मैंने मेडिकल कॉलेज लाना चंडीगढ़ में, एक ही है स्ट्रीम, बाकी सब स्ट्रीम्स है, इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग है, दिस दैट एवरीथिंग, ओनली मेडिकल कॉलेज। बड़ी मुश्किल से, जैसे मैंने आपको जाकर मना कर दिया, फिर गए जब प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उन्होंने तभी हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया कि इस डेट को मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ एंड सैंक्शन करके लेटर भेजो। धवन सर यूज टू गेट द वर्क डन, नॉट लाइक दैट। वो मुझे बिलीव नहीं करते थे भाई फ़ोन कर दूँ, लेटर लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन ना। हमेशा मेरे को भी उन्होंने यही सिखाया था, क्योंकि लोग मेरे पास भी आना शुरू हो गए थे व्हेन ही वाज अवे इन दिल्ली। मैंने तो स्टेशन यहीं रखा था अपना, तो वो आते थे तो कहते थे कभी भी तेरे से कोई आए, उसी टाइम यू आर टू कॉल द कंसर्न्ड ऑफिसर और मेक इट श्योर, मतलब शो देम दैट यू मेड एन एफर्ट। आगे काम होना ना होना ये तो देख ले, बट एफर्ट ज़रूर डालो। इसीलिए दरबार लगा रहता था हमारे घर मैम, में। जब रिफ्यूज़ी कैंप में थे, आपकी जो ननंद है वो भी अक्सर आप लोग किस तरीके के किस्से सुनाते थे, धवन साहब और आपकी ननंद रिफ्यूज़ी कैंप में कैसे था, क्योंकि उनकी बड़ी सिस्टर थी। बड़ी सिस्टर बहुत इतनी बड़ी नहीं थी, अराउंड 2-3 years एल्डर टू हिम, बट समहाउ जब वो बाला में सेटल हुए तो बीमार सी हो गई थी वो, सारे सर्कमस्टांसिस में ना, उसने ऐसे देखा, वो बड़ी थी ना थोड़ी, 10-11 साल का बच्चा, सो वो काफ़ी बीमार रहने लग गई थी उसके बाद, एंड शी डाइड अर्ली। यहाँ आने के बाद ही ना जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। फिर धवन साहब का एक छोटा भाई था हुआ, वो इंडिया में ही आकर, एंड हरीश उसका नाम, यहाँ सब जानते हैं उनको भी, वो भी ही डाइड वेरी अर्ली। बट धवन साहब ने उन अम्बाले से अपने पेरेंट, जहाँ थोड़ा सा अच्छा हमारा काम चला बिजनेस का, धवन साहब ब्रॉट हिज फैमिली हियर। फैमिली में तो पेरेंट्स और वो भाई। वो समय कैसे था जब वो कैंप में, रिफ्यूज़ी कैंप में कितने दिन रहे थे, कभी बताते हैं किस हाँ तरीके से नहीं, दिन रात काटते दिन थे? रात लेडीज़ के एग्जैक्टली लिए कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल। वो कहते मतलब भी इतना भी कहते जगह भी नहीं मिलती थी लेट सोने के लिए भी, लेटने के लिए भी। खाना तो बाहर की बात है, खाना तो कभी बाहर से आते थे, ट्रक आ गए, कभी ऊपर से खाना गिराते थे, लाइक दैट। कहते दोज आर हॉरिफिक डेज। आई मीन कितने दिन रहे थे वो? दिन तो नहीं बताया, मगर उन्होंने मुझे कभी जिक्र नहीं किया। उनकी बातों से लगता था जैसे काफ़ी दिन रहे, ऑलमोस्ट 2 weeks तो हो रही होंगी। ट्रेन में किस तरीके से मारपीट होती थी जब वो ट्रेन तक कैसे पहुंचे? ट्रेन में वो कहते लोग ऐसे आवाज़ें आती थी ट्रेन में से, वो तलवारों से मारते थे, कहते बहुत बुरी तरह। तो कहते कई बार तो होना ही, बचकर जा भी पाएंगे कि नहीं। फिर इनको बोलना भी, इस वो हमारे कहते भी आज जो ट्रेन चली थी उसके तो आदमी ख़त्म कर दिए रास्ते में। तो कहते हमने और भी डर जाना सब ने। तो फिर लकली जिस ट्रेन पे ये चढ़े उसमें भी कहते बड़ी हॉरिफिक इंसिडेंट्स, आई मीन भी साथ वाले कंपार्टमेंट्स में आवाज़ें आती थी, ये था। समहाउ सेफली दे रीच अम्बाला
ज़्यादा नहीं, इनके भी कहते रास्ते में आधे लोग मार दिए गए थे। ये बताया था कि ट्रेन तक कैसे पहुंचते थे, कुछ दिन डिसाइड होता था या कुछ हाँ, ऐसे? लेके जाते थे, मिलिट्री लेके जाती थी, आर्मी। हम्म, वो कैंप के बाहर भी तैनात थी, कैंप के अंदर कत्लेआम नहीं होने देते थे। तो आर्मी थी उनके, वही लेकर जाते थे रेलवे स्टेशन तक। आखिरी इच्छा क्या थी सर की? आखिरी इच्छा तो पहले भी बताया रिगार्डिंग, अगर ये हो तो यही थी। एक तो ये भी मैं पाकिस्तान जाकर आऊँ, अपनी जगह देख कर आऊँ, अपना घर देखूँ, अपना स्कूल देखूँ। आई विल विजिट ऑल दोज स्मॉल रोड्स वेयर आई। एंड एक इच्छा इनकी और बहुत थी, मैं एक बार एमपी और बनूं, ताकि जो मेरे अधूरे प्रोजेक्ट रह गए हैं चंडीगढ़ के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था उन्होंने, और उस थोड़े से टाइम में जब वो मिनिस्टर एमपी थे बहुत कुछ किया चंडीगढ़ में। खासकर यूज टू फील सो मच फॉर द डाउन टूडन पीपल, झुग्गी वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, उनके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने। जब आप यहाँ पर थे भारत में, जब ये सब हुआ था बंटवारा, तो यहाँ पे कैसे हालात थे? यहाँ पे जिस साइड पे हम इधर पंजाब में थे, वहाँ पर मेरे को नहीं याद, मैंने नहीं देखा कोई मुस्लिम्स को मारते करते। मगर हमारा जो गांव था उधर बठिंडा की तरफ, जलाल गांव से है, मैं सिख फैमिली से हूँ। तो वहाँ जब मैं गांव में कभी गई तो तब वो बताते थे भाई यहाँ पर भी बहुत दंगे हुए थे, बहुत को मारा गया था, बहुत ज़्यादा, ये सुनने में आता था। ठीक है मैम, थैंक यू तो सो मच। थैंक मैम, यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने सत्येंद्र मैम, जिन्होंने जानकारी दी और बताया कि किस तरीके के साथ बंटवारे के समय जो चीज़ें हुई, किस तरीके के साथ बंटवारे के समय जो चीज़ें हुई, किस तरीके के साथ वो पाकिस्तान से धवन साहब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर आते हैं। वो केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे, लेकिन उस समय का जो स्ट्रगल था, वो ज़िंदगी जिस तरीके से पूरी हिल गई थी, कैसे ट्रेनों में भी लोगों को मारा जा रहा था, कैसे उन्होंने, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में वो उनका जो सपना अधूरा था, वो कहते हैं कि शायद ज़िंदगी में अगर वो सपना पूरा होता तो ज़रूर वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। वो गलियाँ, वो सड़कें और वो घर देखना चाहते थे, वो स्कूल जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। कैमरा मैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।